नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट डिजिटल मीडिया नेटवर्क पे और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां पे हम आ चुके हैं रसशास्त्र विभाग में और हमारे साथ प्रोफेसर आनंद चौधरी जी हैं जो रसशास्त्र विभाग से ही हैं। हमें बताएंगे कि आखिर इस मंदिर की खासियत क्या है और किस तरह से पढ़ाई होती है इस विभाग में। सबसे पहले तो मीडिया सबसे पहले सर आपका स्वागत है मदरलैंड पोस्ट पर। मैं भी मदरलैंड पोस्ट का ही सबसे पहले साधुवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पर विचार किया। जी सर। देखिए, प्रश्न यहाँ इस तरह है कि हमारे विभाग का नाम जैसे कि रसशास्त्र है, तो हम लोग आयुर्वेद का एक शाखा है और इसमें हम लोग जितने भी पारद से संबंधित यानी कि मरकरी, धातुएं, मिनरल, मेटल्स, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, सब जितनी भी की औषधियाँ हैं उनके भस्मों का आप लोग नाम जानते होंगे, तो वो निर्माण और कास्ट औषधि भी, हर्बल प्रिपरेशंस का भी स्टैंडर्डाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे विषय का थ्रस्ट एरिया है। तो पूरा नाम हमारे विभाग का रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना है। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मंदिर तो 2012 के पहले हमारा विभाग एक दूसरी बिल्डिंग में था जो कि एलडी गेस्ट हाउस के सामने था। फिर हमारा विभाग यहाँ आया तो वहाँ मालवीय जी महाराज के ही समय से एक छोटा सा मंदिर था जिसमें आयुर्वेद फार्मेसी के कर्मचारी अपनी पूजा आराधना करते थे। तो हम लोग जब इस नए विभाग में आए तो हुआ कि ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारे विद्यार्थी, समस्त शोध विद्यार्थी, किसी भी भस्म बनाने के पहले भगवान शंकर की आराधना करने का प्राविधान है और अग्नि देने के पहले हम लोग मंदिर में पूजा किया करते हैं और घोर मंत्र का पाठ करते हैं। वेद कालों से ही ये चलते आ रहा ये है। चलता आ रहा है। वे जब से आयुर्वेद, हाँ, वेद काल आप कह सकते हैं कि भस्म बनाने के पहले भगवान शंकर की आराधना की जाती है। तो वो पुराने विभाग में व्यवस्था थी, तो हम लोग नई बिल्डिंग में आए तो क्या किया जाए, इसके लिए हमने विश्वविद्यालय से अनुमति मांगी। विश्वविद्यालय ने अनुमति दी। विश्वविद्यालय ने साथ में यह भी कहा कि अनुमति दी जाती है लेकिन धन विभाग खर्च करेगा। तो विभाग इतना कहाँ से खर्च करता। तो हमारे विभाग के जो भी प्रोडक्ट्स निकले हैं 1978 से, उनसे हमने संपर्क किया और उन लोगों ने और आयुर्वेद संकाय के लोगों ने बहुत खुल करके इस मंदिर को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हम भाई आपको कैमरा में वहाँ दिखाएंगे बोर्ड पर ले जा करके कि किन किन लोगों ने वहाँ पर योगदान दिया है। और फिर रसेश्वर महादेव नामकरण तो नासिक में हुआ। मैं जहाँ भी कहीं भी भाषण देने जाता था और किसी भी व्याख्यान में जाता था तो मालवीय वृत्ति के अनुसार वहाँ पर लास्ट स्लाइड मेरी यही होती थी और उंगली फैला के मैं कहता था कि एक महादेव का मंदिर का नाम निर्माण हो रहा है। और मेरे मुँह से वहीं नासिक में ही नाम निकला रसेश्वर महादेव। तो नामकरण नासिक में हुआ है, ज्योतिर्लिंग में। और तब से यह मंदिर के लिए भरसा कल्पना आपने यहाँ की थी, नामकरण वहाँ हुआ और फिर बना यहाँ। और बहुत सारे जितने भी हमारे दान देने वाले लोग हैं, हम आज भी उनका बहुत साधुवाद करते हैं। और मुझे तो यहाँ तक के कि उन लोगों से हाथ जोड़ के मना करना पड़ा कि नहीं, अब कोई धनराशि नहीं चाहिए, मंदिर का निर्माण हो गया है। और जो मैं कहना चाहता हूँ विशेष रूप से ये कि जब मंदिर बन रहा था उस समय तो हम लोगों के दिमाग में यही था कि हमारे विभाग के विद्यार्थी ही इसका उपयोग करेंगे, अघोर मंत्र का पाठ करेंगे, भस्म बनाएंगे, अपनी शोध की औषधि बनाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने और विशेष रूप से संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों ने इस मंदिर को अपना अध्ययन केंद्र बना लिया और पिछले 3-3.5 वर्ष से वो लगातार यहाँ रह करके अध्ययन करते हैं। उनके आचार्यों से, प्रोफेसर हमारे मित्र हैं, उनसे बात करता हूँ मैं तो कहते हैं कि हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि हाँ, रसेश्वर महादेव में अध्ययन कर रहे थे, वहाँ हम पढ़ रहे थे। उनसे जब सर 2 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये संख्या आपको 2 हिस्से में दिख रही है। ठंड से यहाँ 20 होता है, बैठने की जगह नहीं मिलती है और रात में भी लोग रह जाते हैं। और इस पूरे कंपाउंड में जो रसशास्त्र विभाग का है, विद्यार्थी रह करके पढ़ते हैं और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर रहे हैं। हमारे विभाग के विद्यार्थी तो कर ही रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि रसेश्वर महादेव स्वयं अवतरित हुए और स्वयं उन्होंने अपना निर्माण कराया और इस उनकी कृपा से सारा विद्यार्थी वर्ग प्रगति के रास्ते पर है, उन्नति के रास्ते पर है और उनकी कृपा से हम सब लोग भी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। कृपा तो उनकी रही लेकिन आपके प्रयत्नों का ही फल है ये। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। मैं मात्र एक निमित्त मात्र था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो हुआ है रसेश्वर महादेव की कृपा से हुआ है, उनकी प्रेरणा से हुआ है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं एक निमित्त मात्र था और मेरे 2 सहयोगी, मुझे उनका नाम अवश्य लेना चाहिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, उनका एक ब्रिक आप जो देख रहे हैं उसमें है, और प्रोफेसर नीरज कुमार,
ये मिल करके इस मंदिर के निर्माण में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। मैं तो ये कह लीजिए कि मैं गृह मंत्री था विश्वविद्यालय से अनुमति लेने में, फिर वित्त मंत्री हुआ बाहर से पैसा ले आने में, लेकिन निर्माण कार्य की एक एक गतिविधि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता की है। तो मैं अगर किसी को साधुवाद धन्यवाद दूंगा तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी को दूंगा कि जो उन्होंने इतना ये सब चीज़ें कराई हैं। और महादेव स्वयं अपने प्रेरणा से आए हैं, निमित्त मात्र हम लोग बन गए। हमारी क्षमता ऐसी नहीं है कि हम भगवान शिव को ला के यहाँ बैठा सकें, वो स्वयं आए हैं। मैं इतना ही ठीक है सर। सर मेरा एक और प्रश्न है, जिस तरह से यहाँ पे भस्म तैयार किया जाता है, आपने कहा कि इस मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, महादेव का योगदान रहता है, आशीर्वाद लिए बिना वो प्रोसेस पूरा नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है और देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो प्रोसेस होती है, क्योंकि जो जितने भी वैदिक कल्चर थे आजकल आपको भी पता है सर कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ आज भी उस प्रोसेस को जारी रखा गया है, तो थोड़ा सा अगर शॉर्ट में आप बता दें। देखिए, ये शॉर्ट की चीज़ है ही नहीं है सचिन जी। ये बहुत ही विस्तृत, बहुत ही गंभीर विषय है और देश में अनेक संस्थाएं बहुत अच्छी क्वालिटी की भस्में बना रही हैं और हम लोग भी ये काम इसी तरीके से करते हैं। हमारा विभाग के योगदान भस्म निर्माण में पूरे राष्ट्र में माना जाता है और आज की भी तारीख में क्वालिटी, क्योंकि बीएचयू सर्व विद्या की राजधानी, तो यहाँ पर मेटलर्जी, मिनरलॉजी और सिरेमिक इंजीनियरिंग और सारा विज्ञान के विभाग थे। तो भस्मों को लेकर जो भी प्रश्न उठाए जाते थे सेफ्टी के ऊपर, एफिकेसी के ऊपर, तो यहाँ वैज्ञानिक तरीके से उत्तर दिया जाना शुरू हुआ। और ये शुरू हो गया 1980 के ही दशक में, पिछली शताब्दी में ही। आज पूरे राष्ट्र में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएँ हैं और बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ये श्रेय जाता है कि 1935 में यहाँ पहला फार्मेसी का विभाग बना, मेटलर्जी का विभाग बना मालवीय जी महाराज के द्वारा, और सर्व विद्या की राजधानी की। तो आयुर्वेद में विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ही किया है और जो भी भस्म बनाने के लिए फर्नेस या कोई भी विधि थी वो यहीं पर शुरू हुई। किसी अन्य आयुर्वेदिक कॉलेज में ऐसी कोई व्यवस्था आज के 20 साल पहले तक नहीं थी, लेकिन हम लोग 1970-78 से इस काम को कर रहे थे। और भस्म बनाने की प्रक्रिया बड़ी विशिष्ट है। उसको पुट होता है, पुट के माध्यम से बनाया जाता है। अलग भस्म बनाने के लिए अलग तापक्रम दिया जाता है। जिस मेथड से स्वर्ण बनती है उससे लौह नहीं बन सकता, जिससे लौह भस्म बनती है उससे माक्षिक भस्म नहीं बन सकती। और ये सब जानने के लिए आपको एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बनानी होगी और तब आप जान पाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि आज के समय में आयुष मंत्रालय भारत सरकार का भस्म निर्माण के लिए हमारे एक आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 7 भी प्रकाशित हो चुका है। यह एक बड़ी विशिष्ट प्रक्रिया है और इन औषधियों का अत्यंत ही लाभ होता है और बड़े ही विशिष्ट तरीके से ही बनाई जा सकती है। इसको हम हल्के फुल्के तरीके से नहीं बता सकते, क्षमा करिएगा। इसके लिए एक बड़ा अध्ययन का विषय है, गंभीर विषय है। और ये आप मौका अगर देंगे तो हम जरूर इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए और तब जरूर कोई भी एक भस्म कैसे बनना शुरू होती है और उसकी प्रभाविता और उसकी संरक्षिता और उसकी सेफ्टी किस तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं। सर आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। तो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, अभी हम उसी मंदिर के पास है और ये जो हमारे साथ छात्र हैं यही पढ़ाई करते हैं और दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं लगन से, ताकि भविष्य जो है उनका उज्जवल हो। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि भारत के पुराने संस्कृति जिसमें मंदिरों और पेड़ के नीचे पढ़ाई किया करते थे छात्र, आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उस चीज़ को कायम रखा गया है। तो बच्चों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की अनुभूति और किस तरह से अपनी पढ़ाई को यहाँ पूरी करते हैं। बताएं कैसे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, किस तरह का एहसास रहता है आप लोगों में? देखिए, जब सुबह उठते हैं तभी से एक अलग चलने लगता है मन में कि मंदिर जाएंगे, मंदिर जाना है। हाँ, मंदिर जाना है। एक नियम की तरह बन चुका है कि मंदिर जाना है, वहीं पढ़ाई करना है। बाकी कहीं जाने पर याद भी नहीं होता है। जिस तरह से पढ़ाई यहाँ हो जाती है, कहीं पर भी, बहुत जगह मैं जा कर के चेक किया। विश्वविद्यालय में आज 5वां साल है मेरा, तो मैं बहुत जगह गया हूँ पढ़ने के लिए कि यहाँ शायद अच्छा पढ़ाई हो जाए, यहाँ अच्छा हो जाए, लेकिन कहीं भी वैसा जगह नहीं मिला मुझे। यहाँ जब आया आज से 2 साल पहले, तो यहाँ लगा कि वहाँ 1 घंटा पढ़ते थे
वही चीज़ मुझे यहाँ 10 मिनट में समझ में आ रहा है। जो 1 घंटा मुझे याद होता था वो चीज़ 10 मिनट में यहाँ याद हो रही है। तो उसी समय से मैं यहाँ पर लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ और तैयारी भी बीपीएससी का मेरा चल रहा है और आगे आने वाले शायद अप्रैल या मई में परीक्षा भी हो बिहार पीसीएस का, तो उसमें एग्ज़ाम भी तो मुझे देना है। ये जो इतना बड़ा प्रभाव आप कह रहे हो कि देखने को मिलता है, तो क्या ये संस्कृति, वेद और महादेव का जो पूरा एक वातावरण रहता है उसका ये कारण है क्या? जी, जी, मैं मानता हूँ कि वो कारण है एक और बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर एक व्यवस्था ये भी देखता हूँ कि जैसे मैं साइबर लाइब्रेरी भी गया था पढ़ने के लिए कुछ दिन तक, तो वहाँ दिक्कत ये होती थी कि बैठ कर के मान लीजिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पीछे से कोई गया तो मुड़ी फेर करके देखिए कौन गया है। यहाँ पर वो वाली व्यवस्था नहीं है, कोई कहाँ जा रहा है जा कर के पीछे बैठ जाइए, ज़्यादा दिक्कत है आपको तो। लेकिन वहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप कहीं भी जा कर के बैठ जाइए, अपने मन से जगह नहीं मिलेगा वहाँ पर बैठने के लिए। तो यहाँ अपने मन का भी जगह मिल जाता है बैठने के लिए, एक शांति का भी माहौल। शांति का भी माहौल मिलता है और बाकी इधर अलग अलग प्रकार के लोग भी नहीं आते हैं। जो दर्शनार्थी हैं वहीं आते हैं तो वो भी देखते हैं कि यहाँ लड़के पढ़ रहे हैं तो घंटा भी नहीं बजाते हैं ताकि डिस्टर्ब लड़के हों, तो वो भी अपना शांति से दर्शन करके और निकल जाते हैं। जब कभी यहाँ पर त्रयोदशी के दिन रुद्राभिषेक भी होता है यहाँ पर, तो वो भी जो प्रोफेसर साहब हैं उनका आदेश है कि जो भी ब्राह्मण हैं जो रुद्री बोलेंगे वो भी धीमे आवाज़ में बोलेंगे ताकि वो यजमान जो बैठे हों वो केवल सुन सकें, ये नहीं कि तेज़ आवाज़ में बोलें जिससे लड़के डिस्टर्ब हों, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी डिस्टर्ब हों। तो वो भी इसका ध्यान रखा जाता है और सब कुछ पूजा पाठ में भी एकदम शांति का एकदम माहौल। शांति का माहौल रखा जाता है हर एक चीज़ में, ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनको ध्यान में रख कर के बाकी जो भी होता है यहाँ पर होता है। और देखते भी हैं यहाँ पर जूता भी बाहर खोला जाता है कैंपस के, मतलब सब कुछ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आप बताएं, आप भी पढ़ाई करती हैं यहाँ पे? हाँ, कभी कभार। कभी कभार। तो कैसा माहौल लगता है, किस तरह से एक्सपीरियंस है आपका? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि शांति बहुत है। उस चीज़ की वजह से जैसा भैया ने बोला कि सब चीज़ें अच्छे से याद होती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे जितना आप चाहेंगे भगवान की वजह से अच्छे से और हम लोग लर्न कर लेते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर हमेशा के लिए रहेगी, उससे हम लोग भूलेंगे नहीं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो बहुत अच्छे से हमें याद होता है और वो आगे लंबे समय तक हमें अभी जैसा बता रहे थे सब लोग कि हर साल 20 से 25 बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, तो क्या सच है? हाँ, ये सच बात है। आपको क्या लग रहा है, ये किसका इफ़ेक्ट है, किस चीज़ का इफ़ेक्ट है? बहुत मेहनत और लगन का इफ़ेक्ट है या फिर एक इफ़ेक्ट इस वातावरण का भी है? हाँ, ये मानना है कि यहाँ पे आपका एफर्ट तो है ही, बट जो भगवान जो आपको महादेव दे रहे हैं उसका भी है। दोनों एस्पेक्ट को हम लोग लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, तो आप बताएं कैसा माहौल रहता है यहाँ का? यहाँ पर क्या पूरा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे पढ़ाई का? यहाँ पर पूरा शुद्ध वातावरण रहता है और जो मन है वो एकाग्र रहता है। जी। आपका मतलब यहाँ पे आप बेसिकली कह रहे हैं कि जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पढ़ाई करते हैं। जी। ठीक है, आप बताएं कैसा आपका एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोग से बातचीत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे पढ़ाई का उद्देश्य हम लोग सुबह, जैसे बड़े भैया जी बताए, हम लोग से सीनियर हैं, हम लोग सुबह हॉस्टल उठते हैं, सुबह नित्यक्रम करके यहीं आते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर सायंकाल 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे हम लोग फिर हॉस्टल जाते हैं। यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रतीत होता है, हम लोगों का अध्ययन भी बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे महादेव की कृपा हम लोगों के ऊपर है और प्रोफेसर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो योगदान उन्होंने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, यही कहना चाहूँगा आपको भी। बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहता है? आप भी रोज पढ़ने आते हैं? जी जी बिल्कुल। किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? कई सालों से आप आ रहे हैं पढ़ने? जी, मैं यहाँ 3 सालों से आ रहा हूँ। विगत इसी बार मैंने BHU की प्रवेश परीक्षा पार उत्तीर्ण करके संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय में शास्त्री में ज्योतिष विभाग में एडमिशन लिया। बाबा की बहुत बहुत कृपा रही। यहाँ मेरा जो अध्ययन रहा वो बहुत ही कम रहा, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से मेरा रैंक जो है बाबा की कृपा से बहुत अच्छा आया। और बाबा की कृपा और साथ साथ प्रोफेसर आनंद चौधरी जी की भी कृपा है कि यहाँ जो भी किसी भी चीज़ की कमी रहती है, एक बार बस उनको दिशा निर्देश हो जाता है तो वो उस चीज़ उस कमी छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहते के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उस कमी को हमेशा दूर करते हैं, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे अन्य किसी भी चीज़ की सुविधा हो, सारे सुविधाएं उन्होंने हम लोगों को दिया
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद चौधरी जी को और इस विश्वविद्यालय परिवार को। बिल्कुल, आप बताएं आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम रुद्रांश पाठक है। क्या लग रहा है पाठक जी, कैसे मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पढ़ाई को लेकर? बहुत अच्छा रहता है। पहले तो इन्वायरमेंट यहाँ का इतना अच्छा है और यहाँ पे बाबा का खुद आशीर्वाद है ही। दोनों का मिला कर के यहाँ पे जो पढ़ने आता है उसका भाग ही जग जाता है। अभी मैं भी कुछ दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे पढ़ा भी हूँ और बहुत ही बढ़िया रहा। तो ये विश्वविद्यालय के बीचों बीच ये जो आयुर्वेद संकाय है, इसमें ये मंदिर और बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद ये तो कई सालों से रह रहे हैं, कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मैं सुबह से आया हूँ और मुझे ऐसा अनुभूति हो रहा है जैसे आप किसी नेचर और प्रकृति के गोद में बैठे हों। तो ये जो अनुभव है आप भी ले सकते हैं। आप ज़रूर विश्वविद्यालय आएँ और देखें कि आखिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छटाएं कैसी है, इसकी प्राकृतिक बनावट किस तरह से है। यहाँ पे आप पुराने काल के जो समय होता है उसको भी आप अनुभव कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे शांति महसूस की जा सकती है। तो आप देख रहे थे बनारस विश्वविद्यालय संकाय से सीधे लाइव। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।